दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पिछले कई हफ्तों से मल्टीपल लैंडस्लाइड्स आ चुके हैं और जिसमें सबसे रिसेंट के लैंडस्लाइड में 14 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग अभी भी मिसिंग हैं। और आपको याद होगा फरवरी में उत्तराखंड में बाढ़ आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी कहा गया, जिसमें अराउंड 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। और महाराष्ट्र में पिछले कई हफ्तों से काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से 209 लोगों की मौत हो गई है। और यूपी में भी अभी फ्लड आया हुआ है। और यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो दोस्तों, हर साल भारत 2 से 5% अपने जीडीपी की सूखे के कारण लूज करती है, यानी ड्राउट के कारण लूज करती है। साइक्लोन्स की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में अभी लैंडस्लाइड हुआ था साइक्लोन टोकाटे की वजह से, और ईस्टर्न इंडिया में साइक्लोन यास आया था और पिछले ही साल अम्फन साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ था कोलकाता में। और कोविड-19 की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, वो तो आप सबको भी पता है कि क्या हैवोक मचा रखा है उसने। तो दोस्तों, आखिरकार इतनी सारी नेचुरल डिजास्टर्स क्यों आ रही है? कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं पे सूखा आ रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो कहीं साइक्लोन आ रहा है, तो इतनी अजीब अजीब तरीके की बीमारियां हो रही है। तो इश्यू ये है ना कि पहले भी ये चीजें होती थी, लेकिन वो वंस इन इवेंट होता था कि 100 साल में, 10 साल में, 20 साल में एक बार हो रहा है, लेकिन अभी इतना ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसी से रिलेटेड आईपीसीसी का एक रिपोर्ट आया है जिसे कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी कहा गया है, तो उसे भी हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इन नेचुरल डिजास्टर के पीछे मेन रीजन जो है क्लाइमेट चेंज को दिया जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो क्लाइमेट चेंज यानी कि एक एवरेज क्लाइमेट के कंपोनेंट्स जो चले आ रहे हैं हजारों साल से, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या विंड हो गया या फिर बारिश जैसे चीजें हो गई, तो इन सब में अगर 10 या 10 साल से ज्यादा बदलाव आता है तो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है अर्थ पे कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होते आ रहा है अर्थ के हिस्ट्री में, और मिलियन ऑफ ईयर्स लगते थे एक बार क्लाइमेट बदलने में। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कभी टेम्परेचर नीचे जाता है और कभी ऊपर आता है। मतलब जब ज्यादा कोल्ड हो जाता है तो उसे हम ग्लेशियल पीरियड कहते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते थे। और ये बहुत स्लोली होता था और नेचुरल प्रोसेस से होता था। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज है वो इसलिए इतना सुर्खियों में रहता है क्योंकि जो इस बार की क्लाइमेट चेंज है ये कोई नेचुरली नहीं हो रहा है, ये ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहा है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए इस बार के क्लाइमेट चेंज को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी कहा जा रहा है और ये काफी स्पीड में हो। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अर्थ पे इतने सारे जीव जंतु हैं, उसमें से एक स्पीसी जो है ह्यूमन बीइंग है, और उसकी एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट में इतना सारा चेंजेस हो रहा है। इसीलिए इस बार का क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा डेंजरस है। और पहले जो क्लाइमेट चेंज होता था वो काफी ज्यादा स्लो होता था, उसकी वजह से जो स्पीसीज थी इस चेंज के साथ कोप अप कर पा लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे टेम्परेचर ये सब के चेंजेस के साथ। बट इस बार की जो क्लाइमेट चेंज है काफी स्पीड से हो रहा है, इसलिए काफी सारे जो स्पीसी है कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और उनका एक्सटिंक्शन हो जा रहा है, या फिर काफी स्पीसीज की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गई है। और इसी क्लाइमेट चेंज के अंदर जब टेम्परेचर राइज होता है, यानी कि ग्लोबली जो एक एवरेज टेम्परेचर है सरफेस पे उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस क्लाइमेट चेंज के पीछे की साइंस क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और हमें इससे बचाव करने के लिए क्या एक्शन लेने हैं, इन सब की जानकारी हमें एक इंटरनेशनल संस्थान देती है जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे 1988 में स्टैब्लिश करा गया था वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन के द्वारा। दोस्तों आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये अपना रिसर्च खुद नहीं करती है, बल्कि दुनिया भर से कई सारे साइंटिस्ट खुद ही इसमें वॉलंटियर करते हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी लिटरेचर पब्लिश हुई होती है उन सबको सिस्टमेटिकली रिव्यू करते हैं ये साइंटिस्ट मिलकर, और फिर एक फाइनली एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालते हैं जिसके थ्रू हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है। और दोस्तों आईपीसीसी अब तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट ला चुकी है। पहला असेसमेंट रिपोर्ट 1990 में आया था, उसके बाद हर 5 से 7 साल के बीच में एक रिपोर्ट छोड़ा जाता था, जिसमें 5th असेसमेंट रिपोर्ट 2013 में आया था। और उसके बाद 2018 से 2019 के बीच में 3 स्पेशल रिपोर्ट्स लाया गया था, जिसमें पहला था स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और दूसरा स्पेशल रिपोर्ट था क्लाइमेट चेंज और लैंड में क्या कोरिलेशन है, और तीसरा था क्लाइमेट चेंज और ओशन और क्रायोस्फीयर में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये 3 स्पेशल रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं। खैर अभी जो है 6th असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, और 6th असेसमेंट का सिर्फ अभी पहला पार्ट आया है और बाकी 2 पार्ट जो है 2022 में आएगा, तो हम तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पहले के असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज को जो डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो अभी रिलीज हुई है वो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज से। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। तो पहले जान लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे आती है उनका वेवलेंथ कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है, और जब वो अर्थ से रेडिएट बैक होती है तो उनका वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है उसे अब्सॉर्ब करती है और उन रेडिएशंस को जब री एमिट करती है अर्थ पे, तो उसकी वजह से अर्थ वार्मर होता है, और इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में गैसेस जो है ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और अगर उन गैसेस की मात्रा कम हो जाएगी तो ग्लोबल कूलिंग हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज मतलब तो दोनों होता है ना, या तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल कूलिंग। तो यहाँ पे अभी जो हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि गैसेस की मात्रा काफी ज्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में, और इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर। और क्लाइमेट चेंज कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से होता है और कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। नेचुरल रीजन है जैसे कि सन से जो एनर्जी आ रहा है अगर उसमें चेंजेस हो जाए तो भी या तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है या तो ग्लोबल कूलिंग हो सकता है, या फिर दूसरा रीजन वोल्केनिक इरप्शन को दिया जाता है, जिससे दोनों होता है साइमल्टेनियसली, ग्लोबल कूलिंग भी होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। क्योंकि ज्वालामुखी जब फूटती है तो गैसेस निकलता है, ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। और वोल्केनिक इरप्शन में एरोजोल्स भी निकलते हैं। एरोजोल्स यानी कि जब कहीं पे आग लग जाता है तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक, उसे हम एरोजोल कहते हैं। तो वो एरोजोल जो होता है, जो सूर्य की किरणें आती है उसे वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसकी वजह से सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंचे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, अर्थ पे वार्मिंग नहीं होगी, यानी ग्लोबली कूलिंग हो रही है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है मेनली दो रीजन की वजह से होता है। पहला तो जीएचजी गैसेस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना, और दूसरा जो जीएचजी में जो मेन कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अब्जॉर्प्शन जो करती है पेड़ पौधे, जंगल, ये सब, उनकी मात्रा कम हो जाना। तो इन दोनों से क्या हो रहा है, जीएचजी का रिलीज ज्यादा हो रहा है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो जीएचजी का रिलीज कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, यानी कि जो हम डीजल, पेट्रोल ये सब जलाते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। जैसे कि थर्मल पावर, यानी जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, या फिर जो हम गाड़ियां चलाते हैं व्हीकुलर इमिशन होता है, या फिर जो हम खेती करते हैं वहां से नाइट्रोजनस ऑक्साइड निकलती है। और दूसरी जो है, क्योंकि आजकल जो है फॉरेस्ट और पीटलैंड ये सब काफी ज्यादा श्रिंक हो रहा है, जो कि कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है, यानी जो जंगलें होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेती है। तो जब जंगलें काटी जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, तो जीएचजी की मात्रा ज्यादा होगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा और उससे क्लाइमेट चेंज होगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से असर क्या हो रहा है प्रकृति पे और ह्यूमन बीइंग पे। तो प्रकृति में क्या हो रहा है कि नेचुरल डिजास्टर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, ड्राउट ज्यादा हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, साइक्लोन ज्यादा हो रहा है, ये सब चीजें। साथ ही साथ समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि उधर जो बर्फ है वो सब पिघलते जा रहे हैं उसकी वजह से, और पानी का स्तर बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे कि मॉरिशस, मालदीव्स, मार्शल आइलैंड, ऐसे कई सारे जो आइलैंड्स हैं वो सब डूब जाएंगे। और ना ही वो, बल्कि जो कोस्टल में जो सिटी है, समुद्री तट पे जो सिटी है जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सब भी परमानेंटली डूब जाएगा, ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सी सरफेस का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यानी समुद्र का पानी जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जो एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी होगी, जीव जंतु होंगे, वो उतना ज्यादा टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी भी मौत हो सकती है। और जब पानी गर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन की जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है साथ ही साथ। तो वहाँ पे जो जीव जंतु होगा उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। और ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब नेचर में उसका अमाउंट ज्यादा होता है तो वो पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं, तो पानी का पीएच लेवल रिड्यूस हो जाता है, तो इसकी वजह से समुद्री पानी जो है वो एसिडिक हो जाएगा। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जैसे एक जंगल है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आग लग जाता है तो वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे तो जलते नहीं है, साथ ही जो वहाँ के एसोसिएटेड जो जीव जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं जो उस पर डिपेंडेंट थे, उन सबकी भी मौत होती है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ एक इकोलॉजी है, तो वहाँ पे कोरल रीफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप कोरल रीफ के बारे में सारी चीजें जाननी चाहते हैं तो मैंने एक अलग से उसके लिए वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होगा तो उससे भी तो काफी ह्यूमन बींग्स की मौत हो रही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ना सिर्फ ह्यूमन बींग को लॉस होती है बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी काफी ज्यादा लॉस होती है। जैसे लैंडस्लाइड्स आ रहा है तो घर के घर डूब जा रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है तो पूरा पानी खेत में घुस जा रहा है, जो नमकीन पानी होता है समुद्र का, उसकी वजह से पूरी खेत की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जा रही है, या फिर घरें खत्म हो जा रही है, तो किस प्रॉपर्टी का भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। वाटर स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि पानी की कमी हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और सूखा आ रहा है। तो सूखा आएगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो
होता है खेती पे होता है, और खेती से एसोसिएटेड जिनको उससे आजीविका मिल रही है जैसे किसान हैं, उन सबकी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय होती है। और साथ ही साथ दोस्तों फूड का प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होता है इससे। तो कल को जो भूखमरी है वो और ज्यादा हो सकता है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से। और जैसे जैसे लोगों का अगर लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहेंगे ना। जैसे अगर मछुआरे को मछली नहीं मिलेगी, किसान को अगर हर बार लॉस ही होता रहेगा तो वो वहां से मूव करना चाहेंगे। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है ह्यूमन का, उसे हम रिफ्यूजी कहते हैं। जैसे इससे पहले रिफ्यूजी था कि एक देश में मार काट ज्यादा होता है तो लोग वहां से मूव कर जाते हैं, तो उसी तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से रिफ्यूजी हो रहे हैं, उसे क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजी कहते हैं। और नेक्स्ट है डिजीजेस काफी ज्यादा होने लगेगा ह्यूमन बीइंग में, और जैसे कि ऑलरेडी हो रहा है, कोविड-19 है, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी, या फिर निपा वायरस और काफी सारे वायरसेस, इस तरह की बीमारियां जो है और बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है। तो ये सब सारे इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस बार क्या है 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो इस बार की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं बताया है आईपीसीसी ने, बट एक डिफरेंस है कि पहले के रिपोर्ट्स में आईपीसीसी का कहना था कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके पीछे ज्यादातर संभावना है कि ह्यूमन एक्टिविटी से वजह है। बट इस बार की रिपोर्ट में आईपीसीसी पूरी तरह से श्योर है, एकदम पुख्ता हो गई है कि जो चेंजेस हो रहे हैं इतना रैपिडली उसके पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज ही रीजन है। जैसा कि दोस्तों आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि 1850 से पहले टेम्परेचर कम था और 1850 और 2020 के बीच में टेम्परेचर एकदम से कितना ज्यादा राइज हो गया है, 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो कि ग्लोबली सरफेस टेम्परेचर जो है 2000 से 2020 के बीच में एकदम से कितना ज्यादा राइज हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है काफी ज्यादा रेज हो गया है, जो कि 1850 से 1900 के बीच में 280 पार्ट्स पर मिलियन था, वो 2019 में बढ़कर 410 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। और इसी की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है और डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, जैसा हमने पीछे देखा था कि उसका मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ सी लेवल राइज हो रहा है, जो कि 1901 में 1.3 मिलीमीटर पर ईयर होता था, वो 2018 में राइज होकर 3.7 मिलीमीटर पर ईयर होने लगा है। आर्कटिक सी का जो आइस एरिया था वो अब तक के सबसे लोवेस्ट में है और ग्लेशियर्स भी काफी ज्यादा रिट्रीट हो चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, पेरिस अग्रीमेंट, उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूएन ने एक बॉडी बना रखी है जिसे यूएनएफसीसी कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसको 1992 में फाउंड करा गया था। उसके बाद हर साल इसकी मीटिंग होती है, जिसमें 2015 में जो मीटिंग हुआ था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे पेरिस अग्रीमेंट कहते हैं। तो वहां पे सारे देश के जो हेड्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या स्टेप्स लेना है हमें ताकि क्लाइमेट चेंज से डील करा जाए। तो उस समय ये डिसाइड करा गया था पेरिस अग्रीमेंट में कि हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे, या फिर उससे कम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े 2100 ईस्वी तक। तो दोस्तों प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो यहाँ पे बेस कंसीडर करा गया है वो एक्चुअल प्री इंडस्ट्रियल लेवल नहीं है, जो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्री जो डेवलप हुई थी वो 1750 के अराउंड हुई थी। बट क्लाइमेट चेंज वाली जो इंडस्ट्रियल लेवल जो पीरियड कंसीडर करा जाता है वो है 1850 टू 1900। और उस समय अर्थ की एवरेज टेम्परेचर जो थी 13.7 थी, जो कि अभी राइज होके ऑलरेडी 14.8 हो चुका है, यानी कि 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। तो यही उस समय डिसाइड करा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि 2100 तक इंक्रीज ना हो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15.7 के नीचे हम रोकेंगे और कोशिश ये करेंगे कि 14.2 तक ही राइज हो, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस ही राइज हो। और दोस्तों आप ये मत समझना कि अरे यार 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ जाना है। बट वो रीजनल लेवल पे, यानी जब सिर्फ इंडिया में अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर वेरी करता है तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। बट यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज होना भी काफी ज्यादा डेंजरस होता है। पूरी जो नेचुरल सिस्टम है वो सब बदल के रह जाएगी, और वही हो रहा है अभी, और ये काफी ज्यादा इंटेंस वे में होगा आगे, ये प्रेडिक्ट करा जा रहा है। तो दोस्तों इस बार की रिपोर्ट का ये कहना है कि जो हमने टारगेट करा था 1.5 डिग्री सेल्सियस का 2100 तक, वो 2100 नहीं बल्कि 2040 और 2050 आने तक ही ब्रीच होने वाली है, और बेस्ट केस सिनेरियो में भी ब्रीच होगी। यानी आप कितना भी कोशिश कर लो आप जीएचजी को रिड्यूस करने का, फिर भी
1.5 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगी 2040 तक। यानी दोस्तों अभी से सिर्फ 20 साल के बाद ही टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाएगी, तब तो हाई लेवल की कैटास्ट्रोफी होगी जो अभी देखने को मिल रहा है उससे भी कहीं ज्यादा। और ये रिपोर्ट का ये भी कहना है कि अगर सारी सरकारें मिलके पूरी तरह से कोशिश करें और हेवी रिडक्शन करेगी GHG गैसेस के एमिशन में, तब जाके 2100 के एंडिंग होने तक हम 1.4 डिग्री सेल्सियस रोक पाएंगे। यानी 2040 तक तो वो बढ़ेगी ही 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रिडक्शन होने की वजह से 2100 तक आते आते 1.4 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबिलाईज होएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रखा गया है कि सारे देश को नेट जीरो एमिशन पे आना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं नेट जीरो एमिशन होता क्या है। तो दोस्तों पहले नेट जीरो एमिशन होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक देश जो है एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो अब्सॉर्ब कर ले तो उसे हम नेट जीरो एमिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें और वो एक साल में 20,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज कर रही है वेरियस एक्टिविटीज की वजह से, तो 20,000 कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने की प्रोसेस भी वो कंप्लीट करके रखे। वो कैसे कर सकती है? या तो अपने पेड़ पौधे और जंगलों को इस तरह से उगा ले कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उतना ऑब्जर्व कर ले, या फिर कुछ टेक्नोलॉजीज भी है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज जिससे कार्बन को कैप्चर करा जाता है और अंदर डिपॉजिट अर्थ के अंदर उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो वो टेक्नोलॉजीज अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। और दोस्तों साथ ही में रिपोर्ट का ये भी कहना है कि अगर इस तरह से रैपिड रिडक्शन नहीं करा गया GHG एमिशन का, तो जो हमने टारगेट करा है 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर फॉर दैट मैटर 2 डिग्री सेल्सियस, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर अभी नहीं हो पाया तो वो हमेशा के लिए ब्रीच हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें तो GHG एमिशन को अगर काफी ज्यादा लो कर दिया गया तब जो टेम्परेचर है 1.0 डिग्री सेल्सियस से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। और अगर GHG एमिशन को इंटरमीडिएट लेवल पे लो करा गया तो टेम्परेचर राइज जो है 2.1 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। और अभी जिस हिसाब से एमिशन हो रहा है वही अगर कंटिन्यू करा तो टेम्परेचर जो है राइज होके 3.3 से 5.7 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। तो दोस्तों आप सोचो कि मतलब जो अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस रेज हुआ है तो ऑलरेडी इतनी चीजें हो रही है, तो अगर 5.7 हुई है तो क्या होने वाली है अर्थ पे? अर्थ रह जाएगी, हम ही लोग ह्यूमन बीइंग बस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे पूरी तरह से आई थिंक। और इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इस बार जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चेंजेस होंगे ओशन में आइस शीट्स या ग्लोबल सी लेवल पे, तो वो इरिवर्सिबल होगा, यानी वो फिर से कभी भी रिस्टोर नहीं करा जा सकता है। आगे आने वाले 100 या हजारों साल तक इस तरह से चेंजेस हो जाएगा, ये कहना है। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो नेचुरल इवेंट्स है लाइक हीट हो गया, रेनफॉल हो गया, ड्राउट हो गए, फायर वेदर या फिर ओशन की जो वार्मिंग हो रही है या फिर उसका एसिडिफिकेशन और डीऑक्सीजनेशन जो है ये काफी ज्यादा हाई स्पीड से होगा और काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट और इंटेंस होगा। यानी या तो काफी बहुत ज्यादा बारिश आएगी और बहुत हाई लेवल की आएगी एक ही बार में, ये प्रेडिक्ट करा जा रहा है। और दोस्तों इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो उससे कहीं ज्यादा गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डिग्री सेल्सियस रेज होता है ग्लोबल वार्मिंग तो जो बारिश है वो 7% ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे जैसे ज्यादा वार्मिंग होती जाएगी उसी तरह से जो नेचुरल इवेंट्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर फॉर एग्जांपल ले लें तो अभी एक साल में 2 हो रहा है साइक्लोन्स, तो वो इंक्रीज होके 4 या 5 हो सकता है एक ही साल में। और वो जो इंटेंसिटी है पहले अगर थोड़ा सा लो इफेक्ट था उसका तो और ज्यादा इंटेंस वे में होगा। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग हो गया या स्नो की जो लूज हो रही है वो काफी हाई स्पीड में होगी, जैसा आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि वार्मिंग काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, रेनफॉल काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, सॉइल मॉइस्चर जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होगा, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। और दोस्तों इस बार के रिपोर्ट में ये भी प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि हॉट एक्सट्रीम्स जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा और कोल्ड एक्सट्रीम्स जो है वो रिड्यूस होगा। और साथ ही साथ कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा। कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ही बार 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड में पहले खूब बारिश आती है, उसके बाद लगे हाथों लैंडस्लाइड्स भी हो जा रहा है, उसके बाद स्नो अवेलांचे भी हो जा रहा है, उसके बाद बाढ़ भी आ जा रहा है। एक और एग्जाम्पल जैसे कि सुंदरबन को देख लें तो पहले क्या होता है साइक्लोन आता है, लगे हाथों जोर से बारिश भी आती है, उसके बाद हाई टाइड आ जा रहा है यानी ज्वार भाटा जिसमें समुद्र का पानी जो है सॉल्टी वाटर वो उसका इंट्रूजन हो जाता है इनर लैंड में। और साथ ही साथ
बाढ़ भी आ जा रहा है। तो इन सब की वजह से जो वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है उसको वो रिकवर नहीं कर पाते हैं और वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इन इवेंट्स की वजह से। दोस्तों ये तो हमने ग्लोबली बात कर ली। अब जो इस बार के रिपोर्ट में स्पेशली इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाली है जिसके बारे में जो कहा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी स्पेशली इंडिया को तो नहीं कहा गया है, मतलब साउथ एशिया में जो चीजें होने वाली है उसके बारे में बोला गया है और साउथ एशिया के अंदर ही इंडिया आता है, तो उसके बाद जो साउथ एशिया में होगा वही चीजें इंडिया में भी होने वाली है। दोस्तों रीजनल इम्पैक्ट जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, चाइना और अमेरिका के बाद। तो इंडिया जो है 2.5 बिलियन टन अपने 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को सपोर्ट करके छोड़ती है, रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है ना वो काफी ज्यादा लो है कंपैरिजन। दोस्तों इंडियन मानसून के बारे में बात करें पहले, तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि प्रेसिपिटेशन जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होगा और वो इसमें इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी देखी जाएगी। यानी अगर इस साल में थोड़ा ज्यादा बारिश होगी तो उसके अगले साल और ज्यादा इंटेंस वे में बारिश हो सकती है और जैसे जैसे हीट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा सीवियर लेवल पे इंक्रीज होगा रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होता है तो रेनफॉल में 20% ज्यादा इजाफा होगा और एक्सट्रीम हीट इवेंट जो है वो अभी के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर 4 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो जाता है तो इंडिया में 40% ज्यादा एनुअल इंक्रीज होगा रेनफॉल में और एक्सट्रीम हीट इवेंट जो है हर साल एक होने की संभावना है। और दोस्तों माउंटेन एंड ग्लेशियर्स की बात करें तो हिंदू कुश हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स काफी ज्यादा पिघल सकती है और स्नो कवर जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और परमाफ्रॉस्ट एरिया जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होने की संभावना है। और दोस्तों 2019 में एक रिपोर्ट आया था इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा। उनका ये कहना था कि अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो हिंदू कुश हिमालयन जो है वहां के रीजन में 2.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो सकता है और उसकी वजह से 35 से 90% जो ग्लेशियर्स है यहाँ पे वो मेल्ट हो सकती है 2100। हीट स्ट्रेस की बात करें तो हीट वेव्स जो है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस वे में होगा जैसे हमने पीछे देखा था और उसकी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे पड़ेगी और ह्यूमन हेल्थ पे पड़ने वाला है। और दोस्तों सी लेवल रेज की बात करें तो जितना ग्लोबल एवरेज में जितना रेज होगा ना उससे ज्यादा रेज होने की संभावना है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है वो लूज होएगी और यहाँ पे जो एसोसिएटेड इकोसिस्टम है मैंग्रोव, कोरल रीफ, सी ग्रासेस ये सब भी डिस्ट्रॉय होने वाली है। और सी सरफेस टेम्परेचर जो है इंडियन ओशन में वो भी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा रेज होने वाली है, ये भी प्रेडिक्शन है। दोस्तों अर्बनाइजेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये है क्या उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो एक ही जगह पे जो सिटी होता है ना और एक जो विलेज एरिया है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। जो सिटी एरिया है वहां पे टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है कंपेयर में। वो क्यों होता है कि जो शहर है वहां पे जो बिल्डिंग्स होती है वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, इस वजह से वहां पे वेंटिलेशन कम होता है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेती है और शहरों में वेजिटेशन भी कम है यानी जो ग्रीन कवर है वो कम है। गांव में जो पेड़ पौधे होते हैं वो इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट रिलीज करते हैं, तो उधर कंपैरिजन में ठंडा होता है, जबकि जो अर्बन एरिया है वो काफी ज्यादा हीट होता है। क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इंडिया में, अब देखते हैं कि सोल्यूशन क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया कैसे खुद को बचा सकती है। तो बचाने का दोस्तों दो तरीका है, एक तो अडाप्टेशन और दूसरा मिटिगेशन, जो कि साइमल्टेनियसली चलती है। अडाप्टेशन यानी कि जो हो रहा है उससे खुद को बचाव करना और मिटिगेशन यानी कि लॉन्ग टर्म में हम जो GHG गैसेस रिलीज हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को कम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम अडाप्टेशन की बात कर लेते हैं। तो हम अडाप्टेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो सिटीज है जैसे मुंबई और कोलकाता, वहां पे थोड़ा सा भी बारिश आता है ज्यादा तो वहां पे क्या होता है, एकदम से बाढ़ आ जाता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाले हैं, वो या तो बैडली डिजाइन किया गया है या फिर जैसे ही बारिश आता है तो वो सब प्लास्टिक ये सब से भर चुकी होती है, जिसकी वजह से एकदम से सिटी में बाढ़ आ जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि आप इस तरह से अडाप्ट करो कि वो सब नाले जो है ड्रेनेज सिस्टम को आप रीडिजाइन करो, इसे इंप्रूव करो ताकि जो फ्लड आ रहे हैं उसको रोका जा सके। और नेचुरल डिजास्टर जो आता है तो उस समय आप एक रेजिलियंस प्लान बनाओ। जैसे कि साइक्लोन अम्फान आया था तो उसके बारे में पहले एक तो वेदर प्रेडिक्शन करना है, साइक्लोन आने से पहले ही वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर देना है, उनको प्रोटेक्ट कर देना है। तो ये क्या एक लिस्ट ऑफ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना है और खुद को अडाप्ट करना है, जो इवेंट होने वाला है उससे खुद को बचाना है। तो ये भी एक अडाप्टेशन का प्रोसेस हो गया। और तीसरा है क्लाइमेट सर्विसेज प्रोवाइड करना।
जैसे कि फार्मर है या फिशरमैन है तो उसको पहले से ही बता देना होता है कि देखो साइक्लोन आने वाला है या फिर इस बार जो है बाढ़ आने वाली है या फिर सूखा पड़ने वाला है, ऐसा हम किसान को बता सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ बताना ही नहीं है, उसके आगे वो अपनी जीविका को बचाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में भी उनको प्रॉपर जानकारी देनी है। जैसे कि अगर फ्लड आ जाता है या फिर ड्राउट आता है तो एक किसान की तो सारी फसलें खराब हो जाती है ना, तो उसके बाद सरकार उसको कैसे उनके लाइवलीहुड को रिस्टोर कर सकती है, यानी उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, जिसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है। हालांकि वो सब उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, तो ये सोल्यूशन सजेस्ट किया जा रहा है कि उन सबको और स्ट्रांगली आप बनाओ और हर एक जो इम्पैक्टेड पर्सन जो है उसको हेल्प करो, एक प्रॉपर प्लान हो आपके पास, प्रॉपर क्लाइमेट सर्विस आप प्रोवाइड करो, ये बोला जा रहा है। और नेक्स्ट हम अगर मिटिगेशन की बात करें कि लॉन्ग टर्म में इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को रोकने के लिए, तो उसके लिए कई सारे स्कीम्स हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना है, तो इसके तहत सरकार क्लीन कुकिंग फ्यूल को यानी गैस सिलेंडर्स को बांटती है। तो उसकी वजह से जो लोग काउ डंग पे डिपेंड करते हैं या फिर जो वुड पे डिपेंड करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो क्लीन कुकिंग फ्यूल का यूज कर पाएंगे। तो उसकी वजह से इनर पोल्यूशन नहीं होगा और साथ ही साथ जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है उसकी भी वो भी कम होएगा। उजाला स्कीम लाया गया था जिसके तहत लोगों को एलईडी बल्ब बांटा गया था, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। स्वच्छ भारत मिशन जैसे उसके अंदर सॉलिड वेस्ट जो है उसकी डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो सके, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कम होगा। फेम स्कीम है जिसके तहत इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है कि उसको लोग अडॉप्ट करें, जिससे फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग है वो कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो है वो कम हो सकता है। अमृत मिशन लाया गया था प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के लिए, जिसके तहत जो शहरों में जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके और व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल में इमिशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको कम करा जा सके। साथ ही साथ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो फॉसिल फ्यूल है पेट्रोल और डीजल उसमें बायोमास को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज को कम करने की बात करी गई है। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि जो ऑलरेडी हम बिजली यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं वो है। ऐसे काफी सारे कंपोनेंट्स है उसके तहत। और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है जिसको इंडिया ने इनिशिएट कराया ग्लोबल लेवल पे, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोट हो सके इसके लिए। और दोस्तों नेट जीरो एमिशन का जो प्लान है उसको लेके प्रॉपर प्लान जो है अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्री से सबने अपना प्लान रिलीज कर दिया है कि 2050 आने तक वो अपना एमिशन को जो है बैलेंस कर देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व। हालांकि अभी तक भारत ने ऐसा अपना प्रॉपर प्लान छोड़ा नहीं है, तो ये कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है अपना प्रॉपर प्लान लाए, नेट जीरो एमिशन अचीव करने का एक टारगेट बनाए और साथ ही साथ अपनी एनडीसीज को भी अपडेट करें। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेडनेसडे को शाम को 5 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।